नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम गॉस प्रमेय पर चर्चा करेंगे। जी हां, ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय होता है जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद रखिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स में किसी भी प्रश्न को समझने की आवश्यकता होती है। तो आज मैं इस व्यंजक को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि हम बीच में कोई भी पॉइंट छोड़ देते हैं तो हमको फिर रटने की आवश्यकता हो जाती है। और मैं एक चीज आपको हमेशा बताता हूं कि फिजिक्स में जितने भी व्यंजक होते हैं उसको यदि आप बहुत ध्यान से देखते हो, है ना, उनके जो डायग्राम होते हैं उनको समझ जाते हो, तो आपको व्यंजक बहुत ही सरल लगेगा। तो आइए दोस्तों, इस व्यंजक को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं, जिसको कार्ल फ्रीडरिच नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1777 से 1855 के बीच। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा, ताकि हमारे इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गॉस प्रमेय क्या कहता है। गॉस प्रमेय यह है, देखिए मैंने लिख लिया है लेकिन आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चीज बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कोई आवेश है, यहां पर हम लेते हैं कोई आवेश। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको सीखना है। और इस आवेश से कोई निश्चित दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। तो इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। और इस व्यंजक को मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आई बटन टच करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आज का व्यंजक आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, गॉस का प्रमेय निकालेंगे। तो गॉस ने क्या कहा था, उसने क्या किया, एक पृष्ठ लिया, कोई भी पृष्ठ ले लो। ध्यान दीजिएगा, गॉस प्रमेय जो है किसी भी पृष्ठ के लिए लागू होता है। आजकल की बुक में केवल वृत्त का चित्र दे देता है, मतलब एक गोले का चित्र देता है, जिसका मतलब गोला में लागू होता है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी सरफेस के लिए लागू होगा। तो मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर कोई आवेश है। देखो, इसी चित्र को मैं पृष्ठ के अंदर बना रहा हूं, क्योंकि गॉस ने क्या किया था, पृष्ठ के अंदर बनाया था। और हम ये वाला फार्मूला पहले से जानते हैं, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR का स्क्वायर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आपको ये याद है तो आज का व्यंजक बहुत ही सरल तरीके से समझ आएगा। गॉस ने क्या किया था, एक बंद पृष्ठ लिया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, वो बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का, मतलब किसी भी साइज का हो सकता है ना, किसी भी शेप का हो सकता है, उसके लिए उसने लागू किया था। तो इससे R दूरी पर उसने कोई अल्प पृष्ठ लिया। तो इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स पर, है ना, क्योंकि हमको पता है ना विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो गॉस ने क्या किया, एक क्षेत्र लिया और उस क्षेत्र पर कोई आवेश लिया, यहां पर कोई आवेश था, है ना, और इसी पर क्या किया, एक बद्ध आवेश के लिए उसने गॉस का प्रमेय दिया। कौन सा, उसका प्रमेय क्या था, तो इस चित्र के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई आवेश है, यहां पर कोई अल्प पृष्ठ है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, DS बोल सकते हैं। चित्र को तो हम बाद में बनाएंगे, अभी मैं केवल समझा रहा हूं। तो गॉस ने क्या कहा, देखो ये बंद पृष्ठ दिया और इसी बंद पृष्ठ से संबंधित गॉस ने एक प्रमेय दिया। तो यहां पर मैंने उस प्रमेय को लिख रखा है क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता है। तो देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब ये किसी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, मतलब इससे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी, मतलब विद्युत फ्लक्स जो होगा, ये देखो लिखा है, तो विद्युत फ्लक्स जो है उस बंद पृष्ठ के अंदर, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होगा, ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश लिखा है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब इससे जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, और विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं जी, ये तो आपको बताया गया है, फाई इसे दर्शाते हैं। तो गॉस ने कहा कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है उसके आवेश का
मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये हो जाएगा, और ये संपूर्ण के लिए इसको ऐसे दर्शाया जाता है, और ये हो जाता E × ds। ठीक है, तो इसका मान जो है यहां पर कितना हो जाएगा, इसी को लिखेंगे यदि हम, तो ये हो जाएगा, ये लिखा है ना, देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये विद्युत फ्लक्स हो गया, तो उसके अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो है गॉस का प्रमेय है, और ये उसका क्या है, कथन है। तो इस कथन के आधार पर ये क्या हो गया, उसका सूत्र हो गया। तो देखिए ये चित्र के माध्यम से ही उसने एक बंद पृष्ठ लिया, बंद पृष्ठ पर एक आवेश लिया, और इसी बंद पृष्ठ पर उसने उसको क्या किया, परिभाषित किया। तो आइए दोस्तों, अब देखो यहां पर एक और चीज आया है, एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या है, देखो तो एप्सिलॉन जो है उसका निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो आइए अब इस व्यंजक को हम बहुत सरल तरीके से प्रूफ करते हैं, है ना, डेरिवेशन करके देखते हैं कि इसको हम कैसे बहुत सरल तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आइए इसको हम हल करके देखते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए माना कि कोई बिंदु O है जिस पर कोई आवेश है। अब इस आवेश से कितना दूरी पर, यहां पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन हमें गॉस का प्रमेय सिद्ध करना है, तो गॉस प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो ये जो चित्र दिख रहा है इसको हम बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोले की कल्पना करना है। तो यहां पर हम एक गोले की कल्पना कर लेते हैं, यहां पर एक गोला बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक गोले का निर्माण कर लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, यहां से r दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर हमें एक अल्प क्षेत्र की कल्पना करनी है। ये तो पता है कि हमें इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस जो गोला है इस गोले को हमें बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, बांटना है। तो मान ले जाए ये तो पूरा एस है, सरफेस है, तो इसको हम क्या मानते हैं, एक अल्प क्षेत्र मानते हैं। तो यहां पर जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ds बोलेंगे। तो इनका जो दिशा होगा, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो दिशा है वो इस ओर ही होगा, है ना, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा, ठीक है, उनकी दिशा भी ऐसी ही होगी। तो कुल मिला के ये होगा कि इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही ओर है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अर्थात इस बिंदु P पर, यहां पर, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को मैं बोल रहा था कि इसको मैंने पहले से बता रखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसको हमने पढ़ रखा है, E बराबर होता है 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़े थे तो इसको हमने निकालना सीखा था, इसलिए हम इसको वहीं से लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या किया है, इसको कई अल्प क्षेत्रों में बांटा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, अब यदि गोले को छोटे छोटे अल्प क्षेत्र, अल्प अवयव कह सकते हैं, अल्प अवयव में विभाजित करें तो अल्पांश ds, ये अल्पांश ds जो है E के साथ कितना अंश का कोण बनाएगा, थीटा बराबर 0 अंश, है ना, का कोण बनाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब देखो ये जो ds है उसकी दिशा किसकी ओर होगी, ये देखो ये OP दिख रहा है ना, OP के अनुदिश बनाएगा, जिसकी दिशा यहां पर लिखना जरूरी है,
जिसकी दिशा OP के अनुदिश होगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः जो अल्प अवयव है या अल्पांश बोल सकते हैं, अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, अभी हम संपूर्ण के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अभी केवल किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ये जो अल्पांश है, ये जो ds है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये जो 5e बराबर अभी हमने बताया था, इसका मान कैसे निकाले थे आपने, E इंटू ds, इसको हमने निकाला था अदिश रूप में। अब इसका मैंने सूत्र बताया था वेक्टर फॉर्म में। देखो ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनका एक सूत्र होता है, मैं आप यहां पे पुनः लिख देता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर हो तो इसका सूत्र कितना होता है जी, a इंटू बी, और ये होता है कॉस थीटा। ये सूत्र हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा जब भी गणित पढ़ाता हूं, फिजिक्स का व्यंजक निकालता हूं, तो ये सूत्र को हमेशा बताता हूं, क्योंकि ये क्या कहलाता है, सदिशों का अदिश गुना। तो देखो यहां पर दोनों वेक्टर है, तो यहां पे वेक्टर हट जाता है, उनके साथ क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा। तो इसी को जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5e बराबर e, और यहां पर हो जाएगा ds, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको हम समीकरण नंबर मान ले जाए 2 मानते हैं, तो यहां से देखो e का मान कहां से आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 से e का मान वहां पे रखेंगे, और कॉस थीटा में थीटा का मान कितना होता है हमने लिखा था, यहां देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो थीटा का मान कितना है 0, तो 0 भी रख देंगे। तो आइए इसको यहां पर हल करके देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, हमने यहां पर समीकरण नंबर 1 में जो मान रखा था उसको यहां पर रखते हैं, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से e का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5e बराबर e का मान कितना था समीकरण नंबर 1 में, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q बटे r का स्क्वायर, और वहां पर जो दिख रहा है जो ds है वो तो रहेगा ही, और cos थीटा देखो, cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो यही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो गोला है उनको क्या किया गया था, अल्प क्षेत्र में बांटा गया था, बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया था। तो उसको यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांटे थे, ऐसा ऐसा टुकड़ों में बांटे थे, तो इन सभी टुकड़ों को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पुनः हमको एक क्या मिलेगा, गोला मिलेगा। कुल मिला के ये है, यदि इनको समाकलन कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक पूरे गोले के लिए, मतलब उस पूरे बंद पृष्ठ के लिए क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमने उसको गोला मान रखा था, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये देखो ये हो जाएगा। अब संपूर्ण के लिए क्या लगा देंगे, यहां पर जो सूत्र लगाया था, ध्यान दीजिए, एक बात और भूल गए, क्योंकि ये अल्प क्षेत्र के लिए है तो यहां पर हमको क्या लगा देना था, डी लगा देना था। अब उसी सूत्र को यहां पर लगाते हैं, यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, यदि हम समाकलन कर दें, समीकरण नंबर 3 को समाकलन कर दें, तो ये हो जाएगा d5e, और यहां पर चूंकि संपूर्ण पृष्ठ गोले के लिए कर रहे हो, तो यहां पर संपूर्ण के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा गोला लगा देते हैं और यहां पर s लिखते हैं, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r का स्क्वायर, और इसको मिटा देते हैं, यहां पर आ जाएगा ds। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इनका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका मान तो कितना आ जाएगा, केवल ये 5e ही आएगा, क्योंकि समाकलन का रूल तो हमें पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उनका समाकलन नहीं होता है, तो आप सब जानते हो। तो इनमें जितने कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सभी जो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिनका एक निश्चित मान होता है उसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इन सभी का क्या नहीं होगा, समाकलन नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ये जो सभी जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा।
तो 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q/r का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा ds। अब देखो ये ds क्या था, उस गोले का छोटा सा भाग था और उस गोले के छोटे से भाग को देखो संपूर्ण के लिए करना है, तो मैंने अभी बताया ना वो गोले को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है, तो उसको पूरा मिला दिया जाए, तो पूरा जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक गोला मिलेगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, उस गोले का क्षेत्रफल कहलाएगा। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो सूत्र है आपको पता होगा, यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि गोले का है ना, यहां पर लिख दो आप चाहे तो, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना होता है, ऐसा ही लिख सकते हैं इसको हम चाहे तो, ds बराबर यहां पर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4πr का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये देखिए ये गोले के लिए है। अब इसी सूत्र को हम कहां लगा दें, यदि यहां पे लगा दें तो इसको हम समीकरण नंबर कुछ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो इस समीकरण में क्या करते हैं, उसका मान हम रख, तो इस प्रकार देखते हैं हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है, और उसका मान यहां पर देखिए यही है, ये गोले के संपूर्ण पृष्ठ, तो इसी में यदि हम मान रख दें है ना, तो यहां पर लिख देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर कौन सा माने हैं 4, तो समीकरण नंबर 4 में किसका, इसका मान रख देंगे है ना, बराबर 4πr स्क्वायर रखने पर, तो इसका मान रख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5e बराबर 1/4πε0, तो पहले से था, यहां पर q था और यहां पर क्या था r का स्क्वायर, और ये इनका जो मान है ना, इतने का जो मान है यहां पर देखो, इस मान को यहां से रख देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 4πr का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 4π है, ये 4π इस 4π को कटा देगा, और ये जो r दिख रहा है r स्क्वायर, ये r स्क्वायर को कटा देगा, तो आपके पास कुल कितना बचा, आपके पास बचा 5e बराबर कितना हो गया, q बटे केवल देखो यहां पर क्या बचा है, ε0। अब देखो क्या यही जो है गॉस का प्रमेय है। आज का व्यंजक पढ़ाने से पहले हमने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से 3 कंडीशन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यही जो है क्या है आपका गॉस प्रमेय है, यहां पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड करके, है ना, मतलब आपने गॉस का प्रमेय तो सिद्ध कर दिया है, लेकिन इसमें यदि कंडीशन पूछ दे, है ना, इसके 3 कंडीशन होते हैं, तो हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन के लिए आइए हम इनको आगे बताते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। मान लीजिए हमारा क्या है, समीकरण नंबर 5 है, तो इनके जो 3 कंडीशन होते हैं उसको यहां पर हम बहुत सरल तरीके से बताते हैं। देखिए यहां पर आइए दोस्तों, इनके जो 3 कंडीशन है उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, गॉस का जो मेन प्रमेय है इसको याद रखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये पहला कंडीशन है, यहां पर देखिए पहला स्थिति, जब बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो। मान लीजिए हमने एक आवेश लिया था, पृष्ठ लिया था, इस प्रकार का पृष्ठ लिया था, तो उसमें हमने केवल एक आवेश माने थे। मान लीजिए इसमें बहुत सारे आवेश हैं और उस पृष्ठ के अंदर Q2, Q3, Q4 ऐसे बहुत सारे आवेश हैं मान ले जाए, ठीक है, जो बंद पृष्ठ के अंदर होने चाहिए भाई। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होगा उसके कारण इस पर जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिए कि बंद पृष्ठ के अंदर हो तो इसका जो सूत्र है वो यही रहेगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5e बराबर Q1 बटे ε0 प्लस Q2 ε0 प्लस Q3 ε0 प्लस Qn, मतलब जहां तक आवेश हो, जितना भी आवेश हो उसके बराबर हमेशा लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, चूंकि दोनों में ही, इनमें इन सभी में क्या है, नीचे में ε0 आया हुआ है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/ε0 को कॉमन निकाल दें और यहां पर लिख दें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितने सारे आवेश उसमें आया उसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये किसके लिए है, जब पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हो तो। अब दूसरा कंडीशन में आ जाओ, जब आवेश जो है पृष्ठ के बाहर हो। ध्यान दीजिए, ये जो आवेश, सभी जो आवेश है वो क्या था, पृष्ठ के अंदर था, इसमें से कोई आवेश, है ना, मतलब पृष्ठ के अंदर कोई आवेश हो ही ना। आवेश क्या कहां हो, डायरेक्ट
पृष्ठ के बाहर। तो हमने जो फार्मूला निकाला है, क्या पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश है? नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है आवेश जो है पृष्ठ के क्या हो, बाहर हो। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि पृष्ठ के अंदर तो आवेश है ही नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो 5e दिख रहा है इसमें Q बटे एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, तो Q का मान 0 रखेंगे तो 0 बटे एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है उस बंद पृष्ठ से फिर कोई भी विद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। कब? जब आवेश कहां हो, बाहर हो। तीसरा कंडीशन देखो, जब पृष्ठ के अंदर भी आवेश हो और बाहर भी आवेश हो, उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम दो आवेश लेते हैं जिसमें से Q1 जो है पृष्ठ के अंदर है और Q2 जो है, और Q2 आवेश जो है बंद पृष्ठ के बाहर है। तो ध्यान दीजिए, इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के जो अंदर आवेश है उसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि बाहर जो आवेश होता है उसका मान तो क्या होता है, 0 होता है। बाहर जो आवेश है उसका कोई वैल्यू नहीं है इस बंद पृष्ठ के लिए। तो इसका मान किस पर निर्भर करेगा? तो इसमें जो 5e का मान जो है वो पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस आवेश पर निर्भर करेगा। मतलब ये हो जाएगा Q1 बटे एप्सिलॉन 0। इस प्रकार हमने तीनों कंडीशन देखा दोस्तों। पहला कंडीशन में देखिएगा, यदि बहुत सारे आवेश हैं तो उन आवेशों का योग कर देते हैं और एप्सिलॉन 0 गुना कर देते हैं। दूसरा में क्या है, यदि आवेश उस बंद पृष्ठ के बाहर है तो चूंकि आवेश का मान 0 हो जाएगा, इसलिए उस पर कोई भी विद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, यदि आवेश अंदर भी है और बाहर भी है तो केवल आवेश अंदर होगा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होगा, उसी के गुणनफल के बराबर होगा। देखो ये देखो Q1 बटे एप्सिलॉन 0 हुआ था ना। तो इस प्रकार हमने तीनों ही कंडीशन को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।